दैट इज पायरो, ये एक, राइट। तो अब इसमें जैसे अपन कहेंगे ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, आपने कभी मूवीज में ग्रामाफोन वगैरह देखा होगा, और ग्रामाफोन में आपने देखा होगा ऐसे लीवर होता है, वो लीवर को उठा के अपन एक रिकॉर्ड प्लेयर जो होता है ना, रिकॉर्ड प्लेयर पे रखते हैं तो वो उसको ना हिट करता है, मैकेनिकल इफेक्ट बोलते हैं अपन उसे हिट करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हिट करने से उसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस को मैग्नेटिक वाइब्रेशन और उससे बाद में फिर साउंड में कन्वर्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी में जो राइट ना, द रिकॉर्ड्स प्लेयर, इसका एग्जांपल हो जाएगा द रिकॉर्ड प्लेयर इन ऑफ ग्रामाफोन। तो दे मतलब जो रिकॉर्ड प्लेयर से जो साउंड आता है दैट इज ड्यू टू द पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और वो बने होते हैं क्वार्ट्ज से, जो रिकॉर्ड प्लेयर बनाते हैं अपन वो क्वार्ट्ज से बने होते हैं, दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो the one that is extensively used for the piezoelectric material is quartz because easily available होता है और मिल भी जाता है, तो easily available है तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है। 7 के बाद आपने 10 पूछा है, ये 7 क्वेश्चन था। 10th वाले में विल राइट दैट, ठीक है ना। 10th वाले में गिवन है कंसिडर द BCC unit cell of the solid 1 and 2 with the position of atom as shown below। ठीक है भाई, दो सॉलिड्स हैं 1 and 2 with the position of atom shown below, the radius of atom as shown below, the radius of atom as shown below, the radius of atom B is twice of the atom A, ठीक है। find the unit edge length is 50% more in 2 than 1, ठीक है। what is the approximate packing efficiency, हो जाएगा भाई, दो सॉलिड्स हैं आपको A और B है ना, और बॉडी सेंटर्ड सॉलिड है, तो अपन से पूछ रहे हैं कि उसमें सेकंड वाले में B सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉलिड 1 सॉलिड 2 ऐसे कर लेते हैं। अब सॉलिड 1 में क्या सिर्फ A प्रेजेंट है, मतलब Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 2, और सॉलिड 2 में Z इफेक्टिव इज 1 with respect to A and 1 with respect to B, ठीक है ना। Z इफेक्टिव दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर अपन को गिवन है, ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में, जिसमें अपन ने SCP में थोड़े से और फिल करके वॉइड्स को फिर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। अब यूनिट एज लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ एटम A, मुझे रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ दैट एटम B, so radius of B is twice of A, so radius of B is twice of radius of A, ठीक है। और क्या गिवन है अपन को, और गिवन है एज लेंथ, थोड़ा सा इसमें ऐसे कर देते हैं, रेडियस ऑफ B is twice of A, और एज लेंथ अपन को गिवन है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2, ठीक है। तो अगर इसका एज लेंथ, इसका A 1 होगा तो इसका A जो है that is equal to 1.5 होगा, so that is 50% more than solid 2, तो इसका एज लेंथ A है तो इसका एज लेंथ होगा 1.5, it is 50% more than in solid 1, so ठीक है। अब क्या करना है अपन को कैलकुलेट करना है द पैकिंग फ्रैक्शन, कैलकुलेट करना है, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, है ना भाई, इसके लिए तो पैकिंग फ्रैक्शन अपने लिए हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका तो अपन को पता है कितना होता है, 0.68 होता है अगर सेम टाइप के एटम होंगे, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2, तो सॉलिड 2 की पैकिंग एफिशिएंसी चेक कर हो जाएगा, अब कर लेंगे अपन। तो Z इफेक्टिव पहले A ले लेते हैं, तो दो एटम है, एक A है और एक B है, तो आप क्या कर लो 1 × 4/3 πr³ एटम A प्लस 1 × 4/3 πr³ एटम B डिवाइडेड बाय 2a³, मतलब a³ लेना है तो अपन उसको 2r लिखना चाहता था मैं, ठीक है चलेगा, 2r लिखो,
सो ए क्यूब अपन को ए गिवन है तो फिर 2r क्यों लिखते हैं अपन, ठीक है इसी को ए लिखते हैं, लिख लो आप पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें ये बी एटम है तो आप लिखो अपने आराम से। तो ये तो हो गया अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, और बता दो उसको कितना है ना, दोनों कितना होगा तो अपन लिख लो। अब आर तो अपने पास गिवन था तो आर ऑफ ए, तो आर ए कर लेते हैं प्लस 4/3 पाई, उसको आर बी को लिख लेते हैं भाई, ट्वाइस ऑफ आर, द पावर ऑफ 2 ना, दैट इज 3, और डिवाइड कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे अपन, 2r ना, तो 2r मतलब a क्यूब, सो इसका एज लेंथ जो था, इसका एज लेंथ a था तो इसका एज लेंथ 1.5 है, तो ये 1.5 ले लेते हैं। लो भाई पैकिंग फ्रैक्शन तो खुद कर लो, 4/3 पाई को कॉमन ले लो और इसको 15 इंटू 50, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कर लो और सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। ये पूछा है अपन से तो बता दो सॉल्व करके। ठीक, फिर कौन सा था 11th वाला, 11th वाला बता देंगे। Which of the following compound is likely to show both Frankel and right now Frankel defect and Schottky defect in its crystalline form? तो अपन ने कहा था कल अपन ने पढ़ा था AgCl में दोनों टाइप होते हैं, और CSCl में इसलिए भी CSCl भी बता सकते हैं, AgBr भी बता सकते हैं। Which of the following compound is likely to show both Frankel defect and Schottky defects in the crystalline form? AgCl और CSCl, क्लोराइड होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा CSCl. So solids which show both effect, ये 11th वाला is AgCl and CSCl, दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होंगे। So that is what we have. सर दोनों वाले में AgBr लिखा है था ना? AgBr भी है तो AgBr भी आएगा, AgCl, CSCl और AgBr, लेकिन फिर दो हो जाएंगे यार अपन। CSCl तो क्योंकि ये बड़ा कॉमन है ना CSCl, तो इसमें भी BCC है, ये भी BCC है, और BCC में दोनों टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। AgBr भी गिवन है ना उसमें, एक मिनट रुकना, 11th वाले में इसमें तो AgBr भी गिवन है, तो गड़बड़ हो जाएगी यार। आंसर क्या गिवन है, CSCl या AgBr? CSCl, सीजियम क्लोराइड। हाँ सर। सीजियम क्लोराइड, AgBr तो ये भी होता है। ये तो 100% होता है, ये भी होता है BCC, क्योंकि दोनों ही BCC फंसा रहेंगे। AbR तो नहीं होगा, AgBr और CSCl, और दोनों में अगर लिखा होगा तो मैं AgBr को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा CSCl के कंपेयर। यार आंसर तो ये होना चाहिए, अपन ने शायद लिखा भी है क्लास में, लिखा भी है अपन ने, लिखा है क्लास, इसलिए पूछा होगा तुम्हें। हाँ सर। फिर मैं CSCl के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा CSCl से। CSCl मतलब क्या, मतलब ऐसे तो नहीं। एक मिनट, which of the following compound is likely to show both Frankel and Schottky defect in its crystalline form? AgBr is in crystalline form, दोनों ही crystalline form है।
ये ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा इससे, क्योंकि ये ज्यादा कोवेलेंट है इसके कंपेयर। नहीं, लेकिन अपन तो सॉलिड एज्यूम करेंगे, दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे लिए। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट, दैट्स ऑल। इसमें AgBr होना चाहिए आंसर। आंसर मस्ट बी दिस। कुछ तो गड़बड़ है, देख लेंगे अपन उसको यार। आंसर गलत है पर तो, ये अगर AgBr भी है तो आंसर गलत है, आंसर गलत है। हो सकता है कुछ और हुआ हो, एक बार चेक कर लेंगे अपन, है ना। एक बार मतलब, क्योंकि AgBr तो सभी जगह लिखा होता है। CSCl इसलिए कि BCC में खाली स्पेस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पैक भी नहीं होता, बहुत ज्यादा खाली भी नहीं होता। सो मे बी पॉसिबल कुछ गड़बड़ हुआ हो इस क्वेश्चन में, लेकिन आंसर उसका, मैं अगर AgBr है तो मैं तो AgBr ही टिक करूंगा। बाद में कुछ देखेंगे, कुछ हुआ होगा तो एक बार चेक कर लेंगे अपन, है इसको। वैसे AgBr ही आंसर होगा मेरे ख्याल से। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ voids present in the total number of voids present in a cubic, कौन सा क्वेश्चन है यार। The total number of octadecadal void per atom present in a cubic closed pack, उसका तो आंसर ही बना होगा यार, उसमें क्या पूछना बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में इमेजिन क्या करना था, सीधी सीधी बात है, CCP दे रखा है, मतलब FCC हो गया, तो Z इफेक्टिव 4 हो गया, तो ऑक्टा कितना होता है Z इफेक्टिव के बराबर। तो Z इफेक्टिव का मतलब है कि इसमें 4 एटम है और ऑक्टा भी 4 है, तो हर एक एटम पर एटम के लिए कितना हो गया, 1 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। पर एटम ना, हाँ तो ठीक है, तो हो गया। भाई 4 एटम होते हैं Z इफेक्टिव, तो हर एक एटम के लिए बना लो आप ऐसे, ये बन पा गया। अब ये तो आपका सॉलिड स्टेट है। अब चलते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स का कुछ भी नहीं किया मैंने, है ना। स्टीरियो आइसोमर्स अपन को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके एग्जाम में भी आ रहा है ना स्टीरियो। तो स्टीरियो आइसोमर्स हम डिस्कस करते हैं पहले। स्टीरियो आइसोमर्स का शीट है सबके पास। तो स्टीरियो आइसोमर्स सॉल्व करते हैं अपन। स्टीरियो आइसोमर्स, अब इसमें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 अपन एक एक पार्ट को करते हैं, क्योंकि जरूरी है, पता है संडे को टेस्ट है स्टीरियो आइसोमर्स का, तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। P1 हो गया था, अच्छा ठीक है, तो P2 बता दो। एक्सरसाइज 1 का P2, एक्सरसाइज 1 का P2 बता देना। P1 हो गया, अब P2 बता दो। P2 में अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में P2 का D1 है, D4 भी है, G5 भी है, D3 भी है, F6 भी है, A2 भी है, H2 है, H1 है, E2 है, B2 भी है, ठीक है। D4 D3 लिखा मैंने। और अब एक मिनट रुको, I7 भी है, G6 भी है, I7 भी है, G6 भी है, G3 भी है, G3 भी है। चलो भाई हो गया, मैं और देख लेता हूँ ना एक बार ऊपर की तरफ। I2 भी है, G3 है, I2 I5, G3 I think I've written, I7 लिखा,
I5 लिखा, I2 लिखा, चलो शुरू करते हैं, राइट ना। अब ना मतलब ये जस्ट चेक कि मतलब मैं कैसे आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या क्या सोचना होता है। मैं आपको मैक्सिमम पार्ट को बोलूंगा, तो आप वो मैक्सिमम पार्ट को अपने आप सीखते रहना कि भाई अच्छा ठीक है, और जहां डाउट होगा वो मुझे आप बता देना कि यहाँ डाउट होता है सर। तो मैं A2 बता रहा हूँ, विच कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। उसके लिए मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, और अगर सिस ट्रांस चाहिए तो दोनों पे कम से कम दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उन पे एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए। तो पहले वाले में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है लेकिन एक एटम पे दोनों सेम है, और एक ही एटम पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो बी वाला गलत हो गया, सी वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि बी वाला गलत है, इसी वजह से सी वाला भी गलत है। डी वाले में अपन को यहाँ पर H गिवन है और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, दोनों पे कम से कम एक सेम है, तो मैं इसको सिस ट्रांस बना सकता हूँ। डी इज द आंसर। B2 की बात, B2 में अपन से पूछा है द ई आइसोमर। तो अपन कहते भाई देखो, अब E और Z अपन तभी लिखते हैं जब सिस और ट्रांस नहीं बता पाते, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि जहां सिस बता सकता हूं वहां EZ नहीं बता सकता, लेकिन जहां EZ बता सकते हो वहां सिस ट्रांस नहीं बता सकते, जहां EZ बता सकते हो वहां सिस ट्रांस नहीं बता सकते, जहां सिस ट्रांस बता सकते हो वहां पे EZ बता सकते हो। तो B2 में E आइसोमर बताना है मुझे, तो अपन को पता है कि भाई E आइसोमर का मतलब है कि अपन को यहाँ पर नंबरिंग करना होता है। जैसे H पहले वाले में F गिवन है, Cl गिवन है, इधर H गिवन है, इधर Br गिवन है, तो जब अपन लिखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये Z आइसोमर हो गया। तो A वाला जो था B2 में वो Z आइसोमर है। तो B वाला देख लेते हैं। B वाले में अपने पास गिवन है, वो तो सिस ट्रांस भी बता सकते हैं, EZ भी बता सकते हैं। सिस है तो वो Z जैसे, तो इससे तो Z जैसे आएगा। अब अपन दूसरा मतलब C वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सिस है इसलिए ये Z आएगा, ये आएगा। C की बात कर लेते हैं। C में गिवन है HC, इधर CH3 है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर है C2H5, और इधर मेरे पास CH और CH3। आपने CIP रूल से एक्सपेंशन सीखा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी Z है, क्योंकि अगर दोनों 1 एक ही तरफ है तो ये Z होता है। मुझे ट्रांस चाहिए 1 को, तो वो E होगा। जैसे इसमें अपन ने लिखा भाई यहाँ पर D है, यहाँ पर H है। जब आइसोटोप यूज करोगे, है ना, जब आइसोटोप यूज करेंगे तो अपन को पता है, ये इन दोनों में अपन पहले लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर अगर आप आइसोटोप यूज करोगे तो फिर हमें मास की बात करनी होती है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो जनरली अपन ये जो नंबर लिखते हैं 1 2 ये एटॉमिक नंबर से लिखते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हमें मास की बात करनी होती है, तो ये इसका मास ज्यादा है इससे, इसलिए ये E आइसोमर बन गया, क्योंकि इसमें 1 जो है वो अपोजिट है। ये हो गया भाई। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आप मास की बात करो। दूसरा A2 के बाद D1 3 और 4, तो मैं D1 की बात कर लेता हूँ। D1 में अपन को गिवन है which of the following is S pentane to all, ठीक है, so it is S pentane to all, तो अपन को बताना है that is S pentane to all। तो सबने बना रखा है, तो अपन कहेंगे देखो भाई पहले वाले में तो RS बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पेंटेन 3 ऑल है, सो वो गलत है। फिर उसके बाद वाले में B वाले में, है ना, A वाले में अपन को बेवकूफ बना रहे हैं, वो 3 ऑल है तो, और B वाले में जो है वो ब्यूट है, इसलिए वो गलत हो गया। अब देखो अपन को किस टाइप से वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। C वाले में 5 कार्बन एटम है, D वाले में भी 5 कार्बन एटम है, तो C और D को लिख लेते हैं। तो C में पहले अपन चेक कर लेते हैं। C में OH आपने यहाँ दे रखा है, CH3 यहाँ दे रखा है, H यहाँ दे रखा है, और C2H5 यहाँ पर C3H7, CH2 दे रखा है और C2H5 दे रखा है। अपन कहेंगे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द व्यूअर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन जब ये क्रॉस वाले स्ट्रक्चर होते हैं तो क्रॉस वाले स्ट्रक्चर का मतलब अपन को पता है क्या होता है,
ये हमारी तरफ होते हैं और ये हमसे दूर होते हैं क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में। तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई राइट ना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारी तरफ है तो आप उल्टा कॉन्फ़िगरेशन बता देना तो सही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 1 2 3 आ रहा था ऐसे, फोर्थ वाला कभी अपन नंबर नहीं करेंगे। तो ये 1 2 3 आ रहा था, तो ये आर आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन मेरी तरफ है इसलिए मैं इसको एस लिखूंगा। मेरा आंसर सी हो गया, वो D1 हो गया। अब मैं D3 की बात करूंगा। D3 में लिखूंगा दैट इज द फेशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट गिवन वेज डैश। तो आर एस से बताएंगे ना, बताया था ना मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करता है भाई। अपन को सीधी सीधी बात है, ऐसे गिवन है, ये CH3 है, यहाँ पर अपन को BR गिवन है, यहाँ पर अपन को H गिवन है ऐसे, और यहाँ पर अपन को गिवन है ऐसे, दैट इज इक्वल टू C2H5। ठीक है, लिखो। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ पहले, ये 1 है, ये 2 है, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बना देता हूँ। अब मुझे इसमें ऐसे बनाना है कि इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो ठीक है अपन बना देते हैं भाई एस कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन जरूरी नहीं कि मतलब इसमें फेशियल प्रोजेक्शन में अपन हमारी मर्जी, आप जैसे चाहो लिख लो, क्योंकि अपन क्या करेंगे इसको रोटेट कर सकते हैं ना अपन 180 डिग्री के उसी प्लेन में। तो अपन क्या करेंगे कि भाई देख BR और H, ये ग्रुप और H को हमेशा अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि भाई वो इधर हॉरिजॉन्टल हो जाए या इधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अपन आईओपेक नेमिंग करेंगे तो CH3 ऊपर आना चाहिए, C2H5 नीचे आना चाहिए, और H और BR को लिखेंगे क्योंकि अब अपन H को कहाँ लिख रहे हैं, अपनी तरफ लिख रहे हैं, तो मैं इसको R बना दूंगा। R मतलब ऐसे आना चाहिए, तो अगर ऐसे आना है तो इधर अपन लिखेंगे BR और इधर लिखेंगे H। ये भाई हो गया। अब मैं इसको, ये S आइसोमर है, R बनाया था लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स मी तो S आ गया। अब अगर सिर्फ प्रोजेक्शन ही लगाना है तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को उसी प्लेन में रोटेट करने से, कितना भी रोटेट करने से उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो अगर अपन इसको ऐसे लिखें कि चलो ठीक है इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, करो, क्या फर्क पड़ेगा, BR ऊपर चला जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा, तब भी ये वही रहेगा 1 2 3, अभी भी ये आ रहा है, राइट ना। तो अपन कहेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अपन ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3 नहीं, फिर तो ये BR अलग हो जाएगा। अपन कहेंगे ये क्या लिखा था अपन ने, इधर अपन ने लिखा था हाँ पहले R आ रहा था लेकिन ये हमारी तरफ था ना, ये हमारी तरफ था ना, ये थोड़ी हमारी तरफ होगा, तो अपन को इसमें तो वही लिखना पड़ेगा, इसको तो इसमें वही लिखना पड़ेगा जो है। तो देखो मतलब आप क्या ध्यान रखो कि कभी भी आप ध्यान रखो जब भी फेशियल प्रोजेक्शन है ना, तो उसको रोटेट करके ध्यान रखना कि गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको रोटेट किया तो फिर हाइड्रोजन हमारी तरफ मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारी तरफ है, तो वो गड़बड़ नहीं करना। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा अगर अपन ऐसे, क्योंकि हमें तो फेशियल प्रोजेक्शन में एक ही बात आती है, जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरी तरफ है, जो वर्टिकल है वो मुझसे दूर है। तो अगर हाइड्रोजन मुझसे दूर है तो 1 2 3 ये R कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मैं, जबकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन। चल देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये R है लेकिन अगर अपन मतलब पहले वाले को चेक करते हैं अपन, है पहले वाले को अपन को गिवन है तो अपन A ऑप्शन देखते हैं। A ऑप्शन में आपने बना रखा है दैट इज यहाँ BR है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है और यहाँ H है। इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम 1 है, ये 2 है, ये 3, ये तो यही बन गया, ये वाला B वाले को चेक कर लेते हैं। B वाले में अब ऑब्वियसली बात है, मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाकी बताने की आपको, अब इतना एक्सप्लेन कर चुके हो कि उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। फिर अपन D4 की बात कर लेते हैं। भाई म्यूट करो सब लोग अपने आप को, अगर कुछ पूछना है तो मुझे ही करना। सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखना, राइट ना। तो D4 में अपन लिखेंगे which one of the following has the same configuration, write the RS configuration। आप RS कैलकुलेट करो और बता दो। तो पहले वाले में मतलब अपन लिख सकते हैं ऐसे, पहले वाला बना देता हूं मैं, इधर F था। वैसे तुम लोगों ने ये सारी पॉइंट आप मुझसे लास्ट टाइम पूछ लिए थे,
इनमें से, लेकिन एक बार ये सारे पॉइंट में एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ बी आर है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये आर हो गया। दूसरा जो बना हुआ है मेरे पास, इधर बी आर है, इधर सी एल है, और इधर एच है, इधर एफ है और इधर एच है। ठीक है, तो हाइड्रोजन शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, इधर हाइड्रोजन लिखता हूँ, इधर सी एल लाता हूँ, एक बार एक्सचेंज कर लेता हूँ, इधर सी एल और इधर एफ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी आर है, ये भी आर था। थर्ड वाला चेक करता हूँ। थर्ड वाले में मुझे गिवन है सी, इधर एच है, इधर बी आर है, इधर सी एल है और इधर एफ है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं अपन, जैसे उसमें बनाया था, बी आर और इधर एच लेके आ गया। अब इधर एफ लिख लो और इधर बी आर लिख लो। इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज से सेम कंपाउंड बनता है। अब कर लेते हैं, 1 2 3 ये वाला है। लो भाई, हो गया। अपन ने क्या किया, ऑप्शन 2 में, इस वाले में रिपीट करूं, अगर किसी भी मतलब ऐसे ना, इसको हटाता हूं मैं, वापस फिर से बनाता हूँ। वो रिपीटिशन के लिए बोल रहे हैं कि उसको आप एक बार वापस रिपीट करो ना। तो देख, अगर अपन कभी भी ना, जैसे मेरे पास गिवन है एक दूसरा मॉलिक्यूल है। अब देख, अगर मैं इसको ऐसे गिवन था अपन के पास, सी था, बी आर था, इधर सी एल था और इधर मेरे पास एफ था और इधर आपने एच लिखा था। अब आपने कहा था कि इसमें ना, मतलब अब हाइड्रोजन को अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए ना। जब अपन किसी का कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अपन ने यहाँ पर लिखा था ये 1 है, ये 2 है और इसको अपन ने 3 लिखा था, और बाद में अपन ने रोटेशन बता दिया कि देखो 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो गया। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अवे होना चाहिए था, है, तो अपन ने वही लिख दिया आर। अब इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो अवे था नहीं, क्योंकि अवे मतलब ये इस पे होना चाहिए। तो जब अपन किसी ग्रुप्स को ना, इस कार्बन से जो अटैच्ड है ना 4 ग्रुप, इनको अगर एक ही बार एक्सचेंज करोगे ना, तो ये इनेंशियोमर बन जाएगा इसका। मतलब जो था ना, उसका मिरर इमेज बन गया अब ये। अब इसको तो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसको तो अपन को दूर चाहिए ही था। इन तीनों में से किसी को एक बार और एक्सचेंज कर दो, किसी दो को। आप इन दोनों को भी कर सकते हो, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट इसको नहीं छेड़ेंगे, उसको तो वहीं लाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, चल इस यहां बी आर ले आते हैं, यहाँ बी आर ले आते हैं और यहाँ सी एल कर देते हैं। क्या हो गया अपने पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 क्या आया, आर आ गया। मतलब अब एक बार समझ जाओगे ना, फिर उसके बाद तुम बार बार नहीं लिखोगे, फटाफट अपने आप ही कर लोगे यार। फट से पेंसिल से ऐसे किया, फटाफट फटाफट समझ में आ गया सर क्या करना। अब ये भी समझ में आ गया आपको मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, दोनों समझ में आ गए। तो ये D4 था। अब अपन E की बात करते हैं। ठीक है, नहीं नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं करना है। मतलब मैं तुम्हें बेस्ट वे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बेस्ट वे बता रहा हूँ, कुछ भी मत करो। क्योंकि मैं तो इसको देख के ही बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है ना पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है। तो मैं तुमको वही बताऊंगा जो इजीएस्ट वे होगा, कि यार आरएस में एक ही तो कंसेप्ट है, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। बाकी तो नंबर लिखने होते हैं, हम लिख लेंगे सीआईपी रूल्स, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहले प्रायोरिटी, दैट्स ऑल। मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तुमको 3 पढ़ने हैं, इसलिए इजीएस्ट वे बताऊंगा मैं आपको। अब अपन E2 की बात करते हैं। तो बाकी और भी मेथड होंगे, लेकिन अपन करेंगे यही मेथड से सॉल्व। कोई डाउट है तो बताओ किसी को। E2 में अपन को पढ़ना है, विच E2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसमें क्या है, देख भाई, जब आप कॉस की बात करते हो ना, तो मेनली जो होगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, मेनली इन साइक्लिक रिंग्स।
in which even number of atoms are involved. है ना, मतलब साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन नहीं होगा, मतलब साइक्लोप्रोपेन चेक भी नहीं करूंगा, इवन नंबर होना चाहिए रिंग में, तो अपन कहेंगे पहला वाला है। अब पता क्या होता है, एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री में पढ़ ले, ऐसे बता देता हूँ आपको कैसे बताना है बिल्कुल, है। मान ले मेरे पास ऐसे ग्रुप है, एक मिनट इसको थोड़ा वैसे बनाता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए। तो अपन को एक बात पता है कि आप क्या करोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए, यहां और यहां ऐसे ग्रुप बनाओगे, इधर Cl है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है, तो अपन इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तो अपन ऊपर की तरफ इस Cl की तरफ लिखेंगे, और एक बार रिंग के नीचे से इस Cl की तरफ, दोनों अपोजिट एंड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें कॉस है, अपन कहेंगे ठीक है। अच्छा बताओ इसमें कॉस है कि नहीं, अपन कहेंगे मेरे पास यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है H, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है H, और यहाँ पर है BrH। तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है कि इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर नीचे तो Cl है, लेकिन इधर Br है ऊपर, लेकिन इधर नीचे Br नहीं है, इधर H, इसमें कॉस नहीं है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अब कॉस है क्या, अपन कहेंगे इसमें कॉस है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो आपने मुझसे पूछा था प्लेन ऑफ सिमेट्री ना पॉजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, पहले वाले में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, अपन को पता है ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि Cl के रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन नहीं Br के रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन Cl के रिस्पेक्ट में नहीं, सो इट डजंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब बी वाले को चेक करते हैं। देखो बी वाले को अपन चेक करेंगे, बी वाले को ए में तो नहीं है, जो ऐसे बना होना इसमें कभी अगर आप ऐसे लिखा हुआ है ना तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, अपन को पता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। व्हाई इट इज सो, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, ये दोनों ही नीचे की तरफ होंगे और ये दोनों ही ऊपर की तरफ। अगर ये OH ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, हाउ कैन देयर विल बी अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों ही सब ऊपर की तरफ है, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये भी नीचे है, क्योंकि अगर एक ऊपर एक नीचे होता तो भी अपन कहते चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री डाल सकता है, ये तो दोनों ही नीचे है, ये दोनों ऊपर। इस पॉइंट से अगर नीचे की तरफ बनाएंगे तो OH नहीं होगा, OH तो ऊपर है, और इधर की तरफ आऊंगा तो OH ऊपर है, सो इसमें नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अपन ना बी वाले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बी वाले को, बी वाले में अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बना देते हैं, बी वाला आपका ऐसे है C डबल बॉन्ड, बी वाला आपका ऐसे, ठीक है। पहले तो अपन को ये पता है कि इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। अब इस पॉइंट में इधर जो CH3 गिवन है ना, एक CH3 ऊपर गिवन है और इधर वाला CH3 नीचे गिवन है, तो इधर से भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, that will have the center of symmetry, that is our E2। फिर F में 6, F में 6, तो F6 की बात कर लेते हैं। F के 6 वाले में अपन को गिवन है कि भाई वी आर गिवन दिस, और उसमें अपन से पूछा है, देख अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन गिवन है और एक CH3 गिवन है, ये CH3, इधर भी अपन को Br गिवन है
और एक हाइड्रोजन गिवन है, इधर Br है और इधर हाइड्रोजन है। अपन कहेंगे इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वाइट सो ये sp3 है। स्क्रीन के प्लेन में है तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ये दोनों स्क्रीन के प्लेन में है, ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, और यहां से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, दोनों ये और ये दोनों, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर। अभी आप इसको सिज लिखो या ट्रांस लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दोनों में है। मतलब आप इसको ऐसे करो या ऐसे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी पास है, इसमें भी पास है फ्रॉम दिस प्लेन, क्योंकि ये चारों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर टू द रिंग, सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। They're enantiomers. If they are planar symmetry, how can they be enantiomers? Enantiomer के लिए optically active होना जरूरी है। Optically inactive diastereoisomers. We can say that because diastereoisomer means cis trans, या फिर optical diastereoisomers क्या होते हैं? They are non-mirror images. They are called diastereoisomers with two chiral centers, with at least two chiral centers. स्टीरियो सेंटर पे लिख सकते हैं, ऑप्टिकल है इसलिए मैंने chiral लिखा। सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव डायस्टीरियोइसमर्स हैं। फिर उसके बाद अपन को लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, आइडेंटिकल है नहीं, क्योंकि एक सिस एक ट्रांस, इसलिए दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल। F6। अब अपन जी की बात करते हैं। जी में क्या था? 356, ठीक है, जी का 356, G3। तो 3 पे चलता है पहले। इफ द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन टू मी, इसका ऑप्टिकल रोटेशन मुझे गिवन है, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज CH3, मुझे ये गिवन है, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन मुझे गिवन है +36 डिग्री। सो इसके लिए अल्फा मुझे गिवन है +36 डिग्री, ठीक है। देन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मुझे एक दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन बनाना है। सो यहाँ पर मुझे Cl गिवन है, यहाँ पर मुझे CH3 गिवन है, यहाँ पर H, और नीचे यहाँ पर Cl गिवन है, यहाँ CH3 गिवन है, और यहाँ पर H। अगर देखा जाए तो अपन कहेंगे अच्छा आपने ना इसका और इसका पोजीशन चेंज कर दिया है, देखो इस कार्बन एटम से, है ना, आपने उसका पोजीशन चेंज कर दिया। तो अपन क्या कहेंगे, देखो अपन को पता है कि आपने क्या किया है, अपन क्या करेंगे, इस टाइप के कंपाउंड्स में अपन ऐसे चेक कर लेंगे, जैसे ये है, जो ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है वही ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है, जो ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है वही ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है। चलो देखते हैं अपन, Cl 1 2 3 S, Cl है 1 2 3 S। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ तो अपन ने कुछ भी नहीं किया ना, तो ये S है, लेकिन यहां पर अपन ने इन दोनों को एक्सचेंज किया तो इसका एनेंटियोमर बन जाएगा इस कार्बन एटम पे, तो R। तो अपन कहेंगे ये तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज है, मतलब द कंपाउंड इज लाइक दिस, ये वाला कंपाउंड तो ऐसे रहा होगा, मतलब इधर लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले पे कुछ भी नहीं किया ना, इधर H लिखेंगे, इधर अपन Cl लिखेंगे, इधर अपन Cl लिखेंगे, ये तो ऐसे भाई, इधर वाला R है, इधर वाला S, तो फिर ये तो मिरर इमेजेस हो गया। तो फिर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अल्फा 0,
राइट, अपन बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अपन कभी भी ना ऐसे वेजडेस बना हो या ऐसे बना हो, रिलेशन कभी भी किसी में आरएस के बगैर नहीं बताना। ये नहीं करना कि ये इधर लिखा हुआ है, ये उधर लिखा हुआ है, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, कुछ नहीं कर लूंगा। मुझे साफ दिख रहा था कि चेंज हो गया, फिर भी मैंने आपको आरएस से बताया कि पहले आरएस कैलकुलेट करो, आरएस के बगैर कुछ नहीं बताना। फिर अपन लिखेंगे, फिर आपने G5 पूछा है और 6 पूछा है। मुझे गिवन है द रेसमिक मिक्सचर ऑफ एलेनाइन। हाँ, तो ये क्लास में बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको। मेरे पास एलेनाइन गिवन है, इज अल्फा अमीनो एसिड्स। So I got the racemic mixture मतलब प्लस माइनस एलेनाइन गिवन है मुझे। कैन बी रिजॉल्व बाय, हाँ तो ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्कोहल ले लो, तो मैं एस्टर बना दूंगा इस अल्कोहल ले लो, मैं एस्टर बता दूंगा। अमाइड से भी बता सकता हूँ, अगर मुझे एसिड क्लोराइड दे दिया जाए तो उससे भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि अमाइन पे लोन पे है ना इस पे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Cl, क्योंकि ये Cl हटा के ये Cl इजीली हट जाएगा, ये Cl आ गया, तो इससे भी कर सकता हूँ। ये कोई भी ऐसा ग्रुप जो ये हटा सकता है, एल्काइल हैलाइड होता तो भी कर देता, तब भी बता दूंगा। मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें Cl अटैच्ड हो और वो ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग, और ये सभी कायरल सेंटर होने चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकली प्योर से ही रिजॉल्व करता है, रेजोल्यूशन पढ़ाया था मैंने, ऑप्टिकली प्योर। क्या क्या गिवन है अपन को, प्लस ब्यूटेनॉल कर दूंगा, ये है ना, +2 ब्यूटेनॉल होना चाहिए, हाँ ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी लिख के देखेंगे अपन, वो ऐसे काम नहीं चलेगा मुझे। हाँ, इसमें कायरल सेंटर है, चलेगा। दूसरा वाला एल क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, तो अपन कहेंगे भाई एल क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब ये हो गया क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, ओ क्लोरो, मुझे वही चाहिए था। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मुझे कायरल सेंटर चाहिए था, ये है इसमें, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, चलेगा, ये भी चलेगा। सी वाले को देखते हैं, प्लस माइनस, ये खुद ही ब्यूटेनॉल है भाई, मुझे ऑप्टिकली प्योर चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए, रेजोल्यूशन करने के लिए ऑप्टिकली प्योर, और ये तो खुद ही रेसिमिक मिक्सचर है, नहीं चलेगा। डी वाला, अब उसमें तो लिखा ही हुआ है डीएल मिक्सचर, मुझे ऑप्टिकली प्योर चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सो आंसर अच्छा 1 2 ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन है 1 और 2 वाला। सो दैट इज G5। अब अपन G6 की बात करते हैं। G6 में अब देखो, उसमें ना अपन को क्या सोचना पड़ेगा कि देख भाई, आपने वेजिटेस लिखने का मतलब है आपने इसका, है ना, अब तो रिएक्शन होते ना इस केस से, एस्टर वाला तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला रिएक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, ORM1 में पढ़ाऊंगा। अभी शीट में देने के लिए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऐसे, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं एडवांस वगैरह में, वो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनमें 2-3 कंसेप्ट पूछ लें एक ही बार में, है ना, 2-3 कंसेप्ट पूछने के लिए सोचते हैं वो कि एक ही बार में ऐसा कोई क्वेश्चन बनाओ जिसमें 2-3 कंसेप्ट एक ही बार में पूछ लें, क्योंकि उतने सारे चैप्टर्स है ना, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, डी है और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अपन रेसिमिक मिक्सचर लेते थे ना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं गिवन था ना कि कहाँ पर होगा हाइड्रोजन, अब कैसे लिखोगे इसको, लेकिन यहाँ तो आपने फिक्स करके दिया, तो मैं तो इसमें लिखूंगा भाई 1 2 3,
दिस इज अ एस आइसोमर, प्योर एस। और इसको रिएक्ट करूंगा एल्कोहल के साथ, तो ये एल्कोहल है। और एल्कोहल कैसे भी बने, ये नहीं है, इधर ई टी है और इधर एच, ये भी प्योर आइसोमर है। अब आर है या एस है तो अपन कहेंगे इसको इधर ले जाओ, ई टी को इधर ले आओ, एम ई को उधर ले जाओ, तो 1 2 3 हो जाएगा, ऐसा आइसोमर हो गया। ये भी प्योर है, तो ठीक है, उसमें क्या एस एस बन जाएगा, बस खत्म हो गया, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। भाई अगर ये रेसमिक मिक्सचर होता और फिर अपन अल्कोहल से रिएक्ट करते तो अपन कहते देख भाई, अगर ये आर एस है और ये अगर एस होता तो अपन कहते दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा एस आर के साथ और एक बनेगा एस एस के साथ। अब ये खुद ही प्योर है, एक ही है, और ये भी एक ही है प्योर, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बना लो दोनों से। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज कर सकता हूं मैं, इधर तो चेंज कर सकता था ना, एक बार हाइड्रोजन के ऊपर, एक बार NH2 के ऊपर, हाइड्रोजन को नीचे, तो तभी तो प्लस माइनस होगा। तो इसमें तो एक ही आइसोमर बनेगा, ये वाला एस एस। तो अपन क्या करेंगे, अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक बात तो अपन हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या, एक मिनट रुकना है, कि अगर मान लो कभी कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ऑलवेज। अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोडक्ट तो मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बताऊंगा। एक प्रोडक्ट एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तब आप क्या करोगे, तब अपन लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। अब ये डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, हाँ तो ठीक है, अभी तो अपन ने शुरुआत किया है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अब कैसे होगा तो बताऊंगा मैं आगे धीरे धीरे भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी को, क्योंकि ये तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, तभी तो डाउट्स डिस्कस करने के लिए कहा। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्ट करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट तो मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ही बताने वाला हूँ, और एक इनएक्टिव से रिएक्ट करेगा तो मैं इनएक्टिव बताऊंगा। इधर एसएस बना और ये सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोइसोमर बनेगा। मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोइसोमर नो, इसमें बनता मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोइसोमर, क्योंकि ये एक आर और एक एस होता और एक इसमें एस एस होता, तो दो प्रोडक्ट बने एंड दे आर डायस्टीरियोइसोमर्स। A racemic mixture, no, racemic mixture cannot be formed. A mixture of 4 stereoisomers, no, 4 तो बन ही नहीं सकते, 4 तभी बनेंगे जब ये भी racemic mixture हो और ये भी racemic mixture हो, तो 4 बन जाएगा, मैंने शायद बताया भी था आपको लास्ट टाइम। So that is your G6। अब अपन F की बात करते हैं, F को देखते हैं क्या है। F में आपने पूछा था F6, बस नहीं, H1 and 2, 257, H1 and 2 and H का 1 2 है और F के लिए 257 है। चलो ठीक है, तो अपन H1 की बात करते हैं, ठीक है। H1 में अपन को गिवन है which of the following compound will show the optical activity, हाँ तो ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोसिबल देखेंगे ना, कायरल सेंटर का नॉन सुपर इम्पोसिबल तो चेक करेंगे ना। तो अमाइंस में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इन्वर्जन, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इन्वर्जन इफेक्ट। इनएक्टिव होता है ड्यू टू इन्वर्जन इफेक्ट। बी वाले में अपन लिखेंगे दैट इज अगेन द सेम थिंग, अपन लिखेंगे which of the following is optically active। अब ये अगर नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग
तब तो अपन बता देते कि वहां इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन नाइट्रोजन एटम से साइक्लिक रिंग अटैच्ड है, वो थोड़ी साइक्लिक रिंग का पार्ट है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ इन्वर्जन, द सेम थिंग, इन्वर्जन ऑफ अमाइन। मेरे ख्याल से अपन मैंने आपको बताया था। सी वाले में नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, बस मुझे ये चेक करना है कि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं इससे, क्योंकि इन्वर्जन तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग। तो एक लोन पेयर हो गया, इधर एक CH2 है, इधर एक CH2 है, इधर एक CH2 है लेकिन इधर C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। इधर एक CH2 है और इधर CH है, तीनों डिफरेंट हो गए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डी को चेक करता है। डी वाले में मुझे गिवन है दैट इज नाइट्रोजन, उस पर हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज है। मेरे ख्याल से ये भी इन्वर्जन इफेक्ट में बताया था मैंने, अगर एसिड है उसमें तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तीनों डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे, C3H7, तो फिर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। वन ऑप्शन नहीं, स्टार लगा हुआ है, H1 में स्टार लगा है, मतलब उसमें मोर देन वन ऑप्शन। H2 amines are which of the following amines are optically active? तो भाई अभी अभी मैंने आपको बताया, आप देख लो, पहला वाला तो हो नहीं सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्वर्जन इफेक्ट, थर्ड वाले में भी इन्वर्जन इफेक्ट है, फोर्थ वाला टिक कर देना। लेकिन ये है क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन का मतलब क्या हो गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल NH2, ये कायरल सेंटर है ना इसके पास, डी वाला ऑप्शन सेकेंडरी ब्यूटाइल। या तो तुमको आयुपेक नेमिंग में प्रॉब्लम आया कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन लिखेंगे कैसे, मुझे नहीं लगता, नहीं तो, या ये भी हो सकता है कि पहले से तुमको पता नहीं था कि अमाइंस में इन्वर्जन इफेक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलो ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं दूसरा। मैंने अब H को डिस्कस कर रहे थे ना, H हो गया, H4 भी है, तो H4 तो अपन ने लास्ट टाइम ही बताया था ना, H4 को तो अभी पढ़ा था अपन ने, मैंने ही आपको बताया था कैसे पढ़ना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, कायरल मतलब नॉन सुपरपोजिशन हो रहा है। तो अपन ने स्पाइरिन में लिखा था कि अगर स्पाइरिन में ऑड नंबर ऑफ स्पाइरिन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, इट विल नॉट बी कायरल। बट अगर इवन नंबर ऑफ स्पाइरिन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसमें तो ऑड नंबर है, नॉट कायरल, बिकॉज इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, Cl Br Cl Br, it is a plane of symmetry, this is cis, not chiral। बी वाले की बात करते हैं, बी वाले में अगेन द सेम थिंग, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप डबल बॉन्ड को अटैक, इधर रिंग को अटैक के डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, these are restricted rotation sites, this is also double bond is also a restricted rotation site। तो अपन कहेंगे ये होगा तो भी एक ही बात है मेरे लिए, तो अपन चाहे तो बना के भी दिखा सकते हैं, कैसे, इधर Cl है, इधर Br है, इधर ऐसे होगा तो इधर ऐसे होगा, तो इधर ऐसे होगा, इधर ये और ये एक ही प्लेन में, इसको हटाना था, अब मैं इसको ऐसे करता हूं, ये उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है ना, तो एक दो और इधर पाई जो बॉन्ड बनेगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, और पाई बॉन्ड जो होगा वो इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो फिर इसके बॉन्ड उससे परपेंडिकुलर होगा, दे विल बी इन द सेम ले भाई, ऑप्टिकली नॉट कायरल, सो ए कायरल लिख देता है। सी की बात कर लेते हैं, सी वाले में तो ऑब्वियस सी बात है, बाइफिनाइल्स है, वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, इसमें नहीं है, इधर ET है,
इधर ET है और इधर ME है, नॉन सेपरेबल सिंगल इमेज। डी वाले में इवन नंबर है, ये भी कायरल है, इवन नंबर है ना बस। और इस पे मुझे कहीं भी सेम ग्रुप नहीं दिख रहा था, PH और E। So that is chiral। ये हो गया। अब F का 257 है, तो F में 257, F का 257 तो बता दिया ना, I का 257 था, F तो बता दिया मैंने, हाँ I का 257 था, I बता देता हूँ 257। तो I2 देख लेते हैं भाई क्या है, ठीक है ना। I2 is how many geometrical isomers are possible for the given compound, ठीक है। देख भाई, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा आपने, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड शो नहीं कर सकता, ये दोनों ही शो कर सकते हैं बस, क्योंकि ऐसा कोई भी डबल बॉन्ड जिसमें जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, अगर उनसे इस कार्बन एटम पे सेम ग्रुप अटैच्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। वेरी फर्स्ट कंपाउंड मैंने यही बताया था, अभी जो डिस्कशन किया ना पहला वाला क्वेश्चन बताया था, वो ऐसे ही बताया था आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक्सप्लेन किया था। उनके इसमें H की बना, तो इधर एक H होगा और फिर उसके बाद लिखोगे इधर दोनों ऐसे हो गए, और इधर एक H है, इधर भी H है, और इधर ये पूरा कंपाउंड है अपने पास ऐसे। तो अपन कहेंगे क्या बताएं इसमें, सिस बताऊं इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस बताऊं, क्या बताऊं। तो अपन कहेंगे ये वाला डबल बॉन्ड शो नहीं कर पाएगा, ये दोनों करेंगे सिस ट्रांस। Molecule doesn't have planar symmetry, 2 to the power of n, that is 2 to the power of 2. 2 is the stereo center. I5 की बात की आपने, I5 में अपन को गिवन है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड। भाई टार्टरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये वो कंपाउंड है जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट डिस्कवर हुआ था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए टार्टरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ऐसे बनाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे बनाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अपन टार्टरिक एसिड लिखेंगे तो इट इज लाइक दिस, अपन तो ऐसे लिखेंगे भाई ये है टार्टरिक एसिड। अब बताओ क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो सर, इस मॉलिक्यूल को देख के ही लग रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है विद द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इवन नंबर है, POS प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, कितने आएंगे, इससे 2 इससे 1 3 5। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो इसका एक ही होगा, ये मीजो है और ये DL है। Meso is a stereoisomer but not a optically active. TL are stereoisomer as well as they are optically active. तो अपन से पूछा था optically active stereoisomers of tartaric acid, 2 होगा, टोटल नंबर 3। I7 में गिवन था अपन को, that is optically active stereoisomers. So optically active CH3 है, CHCl है, CHCl है, CHCl है, और इधर CH3 है। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर मेरे पास 3 हो गए, इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर 3 हो गए, तो फॉर्मूला लगाओ ना सीधा, number of optical isomers when
no pos, 2 to the power of n when there is pos. तो a इवन नंबर का है सेंटर पर 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1. Yeah. B odd number of variables. Then 2 to the power of n minus 1 minus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2. ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. क्या पूछा है अपन से? 7th वाले ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है अपन से. कितने n का वैल्यू 3 है इसमें, तो लिखो ना 2 to the power of 3 minus 1 minus 2 to the power of 3 by 2 minus 1 by 2. तो ये 4 हो गए, तो अपना आंसर लिख दो. I8 भी पूछ रहा है. I8 में गिवन है टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स. इसमें शायद मुझे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी. टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस C6H12O. मेरे पास DU कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे. C6H14 होना चाहिए, तो 1 DU है और वो कीटोन के लिए होगा. ठीक, मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, नंबर्स बनाने ना कीटोन. तो अपने पास है C6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. एक कार्बन लेके एक ही तरफ एक कार्बन लेके मैंने ऑलमोस्ट सारे बना लिए जो इससे पॉसिबल है. अब मैं दूसरी तरफ 2 कार्बन लेके जाता हूँ. 3 डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम. तो एक बार यहाँ ब्रांचिंग भी हो सकता है, बस इतना ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता ना. अगर मैं ऐसे कहूंगा कि नहीं अब दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम, तो ये 3 कार्बन एटम ही तो है. तो 1 का और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, बस. क्योंकि कीटोन है ना सारे. मेरे ख्याल से ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके डीएल काउंट करने पड़ेंगे. ये दोनों सेम है इसलिए नहीं हो सकता. ये दोनों सेम है, नहीं हो सकता. तो 6 तो दिख रहे हैं, लेकिन इसको 2 काउंट करना पड़ेगा. 7. अब बताओ, ठीक है ना? ये लिख सकते बीच वाला कायरल नहीं होगा. ये वाले की बात तो नहीं कर रहे. ये कायरल हो जाएगा अगर सीएल ऊपर लिखोगे तो. एक इसको अपन बोलते हैं ना सूडो कायरल सेंटर. मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव बना भी सकता है, नहीं यहाँ है तो नहीं बनाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री. CH3 को सीएल के ऊपर लिखूंगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. सर सूडो कायरल आप बता सकते हो क्या होता है वापस? अबे बताया तो है अभी, देख. ये वाला कायरल सेंटर है, इसको कहते हैं सूडो कायरल सेंटर. वो क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है. अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसके रिस्पेक्ट में, उस कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में.
अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, समझा? अगर सूडो कायरल मतलब उसमें चेंज नहीं किया, अपन ने वहां पर चेंज नहीं किया, इधर चेंज किया तो इस कार्बन में, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब इसमें अपन ने थोड़ा सा चेंज किया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो उस टाइप के कायरल सेंटर को अपन सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना? I9 की बात करेंगे तो total number of optically active stereoisomers of the following compound. Optically active CH3 CH double bond CHCl। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे कीटोन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे नहीं रहेगा? रह सकता है ना कीटोन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे, क्या प्रॉब्लम है? मैं भी यार कुछ भी बनाता रहता हूँ। बताओ ये कीटोन ग्रुप है क्या? अच्छा हाँ सर, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। समझा सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए कि जो तुम सोच रहे होगे उसी पार्ट को बोल दिया मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट पूछ लिया वो अच्छी बात होती है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना? अब अपन चेक करते हैं इसमें, तो इसने इस मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल दे दिया तो मेरा काम सॉल्व कर दिया। एक स्टीरियो सेंटर ये है, 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 4 स्टीरियो सेंटर, नो पास टू द पावर ऑफ n। ले भाई आंसर। होगी। यहां से मैं EZ बताऊंगा या सिस ट्रांस होता है, ये RS बताऊंगा, इससे मैं दिस इज एलिन्स ना, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है और इसमें तो अनसिमेट्रिकल था, कैलकुलेट कर लो सारे। ठीक है, अब आपने मतलब जे और के में कोई डाउट नहीं है, जे और के में। पार्ट 3 में कोई डाउट है तो बताओ, सेक्शन जे एंड के कोई डाउट है तो बताओ, पार्ट 3 में कोई डाउट है तो बताओ। जे एंड के और पार्ट 3, J8 है और K5 है, चलो J8 कर लेते हैं और K5 होगा, चलेगा। J8 अगर है तो उसमें अपन देख लेते हैं। J8 में अपन को गिवन था द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन इज गिवन टू मी। ठीक है, देख भाई पहले तो मतलब ना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं बनाऊंगा 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। ये 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन है। मेरी मर्जी में इन दोनों से भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकता हूं और मैं इन दोनों से भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकता हूं, मेरी मर्जी। मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन की बना है इसका ऐसे, और इधर दोनों हाइड्रोजन चलेगा। इधर आपने X लिखा है, इधर आपने H लिखा है, इधर आपने CH लिखा है और इधर आपने Y लिखा है, चलेगा। X और Y मुझे चाहिए, क्या होना चाहिए, चलेगा, कर लेंगे कैलकुलेट। ये H, अब देख मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं ना इसको X मान लेता हूँ और इसको Y, नहीं इसको X मान लेता हूँ CH3 को, मतलब मैं इधर CH3 लिख लेता हूँ, तो इधर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन है ना, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं आ पाएंगे, तो फिर मैं एक काम करता हूँ इन दोनों के बीच में बनाता हूँ। तो अगर इन 1 और 2 के बीच में बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर एक H ले लेता हूँ और ये 1 है,
अंदर 2 है, इसके पीछे 2 है, उस 2 से एक CH3 अटैच्ड है और Y पे ले लेता हूं मैं क्या, आइसोप्रोपाइल को। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी मेरे पास। देख भाई, मतलब मैं X को लिख सकता हूं H और Y को लिख सकता हूं ये आइसोप्रोपाइल, मेरा काम बन जाएगा। बन गया ना। और मैंने 1 और 2 से बनाया, इसको 1 ले लिया, तो इसके 3 हाइड्रोजन होंगे ना इसमें, और इसका एक CH3, ये वाला CH3 अपन को दिख रहा है ये वाला, तो ये एक H हो जाएगा इसके पास और ये आइसोप्रोपाइल। तो एक तो ये बन गया, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर अपन बाकी आगे नहीं जाता है। C2H5 वाले मतलब B और C को तो मैं हटा ही देता, B और C को तो मैं हटा ही देता, क्योंकि C2H5 कहां से आ जाएगा इसमें, इसके B और C को तो हटाएगा। अब अपन K5 की बात करते हैं। K5 में अपन को गिवन है, और भी कुछ है क्या? अच्छा, J11 भी है और J9 भी है, चलेगा। पहले अपन J कर लें, J9 और J11, फिर K5 बता दूंगा। तो J9 की बात कर लेते हैं। J9 में गिवन है अपन को 2-फ्लोरो-इथेनॉल, तो ठीक है ना, 2-फ्लोरो-इथेनॉल बना ही देते ना, अपन को पता है 2-फ्लोरो-इथेनॉल मतलब ऐसे, ये इथेनॉल और 2 पे फ्लोरो, ले भाई हो गया। अब क्या करना है, विच कन्फर्मर विल बी मोर स्टेबल। हाँ तो ठीक है ना, ये 1 है ये 2 है, तो कन्फर्मर बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा भाई, इस पे एक OH है, इस पे H, इस पे H, तो पीछे वाले पे F है, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज गॉची फॉर्म, स्टेबिलिटी ना। और ये ऐसा था, OH था और F इधर बनाता हूं। देख भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर H बॉन्डिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ये स्टैगर्ड था, ये गॉची फॉर्म था। गॉची इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें थोड़ा सा वंडरल रिपल्शन है, नो डाउट, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वंडरल रिपल्शन, इसलिए वो आंसर होगा गॉची। J11 भी पूछा उसने, J11 में मुझे गिवन था, अब मुझे ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने हैं, कोई बात नहीं ना, ये तो बड़ा इजी है। अपन क्या करेंगे, अपन तो कहेंगे देख भाई, आपने मुझे ऐसे दिया, COH किया, इधर H लिखा और इधर OH लिखा, इधर आप भाई, इधर COH है, इधर OH है, इधर COH है, इधर H, और एक कंपाउंड आपने ऐसे बनाया, इसमें OH आपने इधर बनाया, H आपने इधर बनाया, COH नीचे बनाया, और इसमें COH आपने ऊपर बनाया और H आपने इधर बनाया, OH आपने इधर बनाया, ठीक है, हो गया। अब इसमें देखना, अपन क्या करेंगे, इसको पूरा रोटेट कर दो, पीछे वाले को रोटेट करके इसके जैसे बना दो। लो भाई बना दिया, पीछे वाले को रोटेट किया मैंने, और ये OH है, इधर H है, तो COH आएगा, इधर OH आएगा और इधर H आएगा। अब मैंने आपसे कहा था इसको ओपन करना नीचे की तरफ ऐसे, तो अगर आप ओपन करोगे तो ये ऐसे बन गया, ये तो भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहले इसको इसके सामने ले जाओ ताकि ऐसे बन जाए, ठीक है। ये बाहर वाला कार्बन एटम है, इधर OH है, इधर H है, और पीछे वाले कार्बन एटम में इधर OH है और इधर H है और इधर COH। इसको भी पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट कर दो, तो OH एक ही तरफ आ जाएंगे, वो भी ऐसे बन जाएगा, दे आर आइडेंटिकल, ये भी ऐसे ही बनेगा ना, बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा। मैंने पीछे वाले को रोटेट किया, फिर ओपन कर दिया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको 180 रोटेट करोगे तो ऐसे ही बनेगा, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो गया नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा, रोटेट होने से कॉन्फ़िगरेशन, अभी
ये बाहर वाला कार्बन एटम अगर इसका प्रायोरिटी 2 में आएगा तो इसको कैसे ही रोटेट करो। अगर अंदर मान ले, सपोज करते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर अपन इससे RS कैलकुलेट कर रहे हैं तो पीछे वाले कार्बन एटम का इनके कंपैरिजन में उसको कुछ भी रोटेट करो, अगर ये 1 है और ये 2 है तो वो 3 ही रहेगा, चाहे उसको कैसे भी रोटेट करो, क्योंकि अपन तो इसके फर्स्ट एटम को चेक करते हैं ना, इसलिए वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। मतलब ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में रोटेट करने से RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होते, तभी तो मैं RS की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूं। और फुली इक्लिप्स्ड इसलिए बना रहा हूं बिकॉज फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन अ फिशर प्रोजेक्शन, बाय डिफॉल्ट इट कम्स इन अ फिशर प्रोजेक्शन, बड़ा इजी हो जाएगा। चल K5 की बात करते हैं। K5 में अपन को गिवन है कि भाई देख कैसे ज्योमेट्री बतानी है, हाँ तो ठीक, कैसे गिवन है बता, चलो ठीक, अरे वैसे बना, ये इधर भी बने, ये इधर भी बने, ये इधर है और ये, तो ये भी इक्वेटोरियल पे है, दोनों इक्वेटोरियल है, तो 1-2 पे अगर दोनों इक्वेटोरियल है तो इट इज अ ट्रांस, बिकॉज दोनों एक्सियल होते तो इट इज अ सिस, दोनों ही ट्रांस, सो इट इज अ ट्रांस। 1-2 पे दोनों एक्सियल ट्रांस है, दोनों इक्वेटोरियल ट्रांस है, दैट इज। चलो अभी होमवर्क आपका है एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और 4, ये आपका होमवर्क है। सर बोलो। सर डेकालिन में एक बार सिस और ट्रांस बताओ ना प्लीज। ये हो गया, इधर लिख डबल बॉन्ड ट्रांस। अब ये रिंग आपस में कहीं जुड़ा थोड़ी था, इधर घुमा दे थोड़ा सा, ये ले, इसको ऐसे थोड़ा घुमा देना स्टेरिंग जैसे, हो गया। अब स्टीरियो के ऑब्वियसली बात है, होमवर्क स्टीरियो से, संडे को टेस्ट है ना, आपको होना चाहिए, ठीक है। अरे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होगा तब ट्रांस होगा? इनमें से कहीं भी हो ट्रांस होगा, समझा। देख लो वहां कहीं भी लिखेगा तो ऐसे ही कहोगे ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ सर। चलो भाई ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे। बाय सर। बाय बेटा, चलो थैंक यू।